Hello everyone, welcome in Law Scope YouTube channel. Today video is very important because we are discussing about euthanasia and we know about euthanasia यानी कि इच्छा मृत्यु। तो आज की वीडियो एक क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। यूथेनेसिया क्या है यानी इच्छा मृत्यु क्या है, क्या भारत के अंदर इसे वैलिड माना गया है? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसमें आपको वो सारी जानकारी मिलेगी कि यूथेनेसिया कैसे इंडिया के अंदर वैलिड है, कैसे नहीं है, किन कंडीशन में है और क्या होता है यूथेनेसिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इच्छा मृत्यु क्या है, व्हाट इज यूथेनेसिया। तो इच्छा मृत्यु यानी सरल शब्दों में कहें तो अपनी मर्जी से मौत को गले लगाना। जब जीवन मृत्यु से ज़्यादा तकलीफ देह हो जाए तो अपनी ज़िंदगी पर पूर्ण विराम लगा देने की इच्छा ही इच्छा मृत्यु कहलाती है। व्यक्ति अपने आप को समाप्त कर देता है, अपने आप को समाप्त करने की इच्छा प्रकट करता है, उसे हम इच्छा मृत्यु बोल सकते हैं। बेसिकली इच्छा मृत्यु को इंग्लिश में यूथेनेसिया और मर्सी किलिंग यानी कि दया मृत्यु भी कहा जाता है। यूथेनेसिया जो शब्द है ग्रीक यानी कि यूनानी शब्द है और वहाँ से इसको लिया गया है। और यूथेनेसिया जो इंग्लिश वर्ड है उसका ईयू का मतलब होता है अच्छी और थेंटस का मतलब होता है मृत्यु, अच्छी मृत्यु। तो यूथेनेसिया जो वर्ड है कहीं ना कहीं हमें डिस्क्राइब करता है कि इच्छा मृत्यु कैसे की जा सकती है। तो आइए हम इसके बारे में और भी चीज़ें जानेंगे। तो सबसे पहले हमने इच्छा मृत्यु के बारे में जाना, क्या होता है इच्छा मृत्यु। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या भारत में इच्छा मृत्यु पर कोई कानून है? हमें पता होना चाहिए। हाँ, इंडिया में एक कानून है। बेसिकली अगर बात की जाए तो भारत में इच्छा मृत्यु और दया मृत्यु दोनों ही अवैधानिक माने जाते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। इंडियन आईपीसी जो है इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 309 इसे ऑफेंस घोषित करती है और इसे जो इच्छा मृत्यु है इसे आत्महत्या के समान अपराध मानती है और उसके बराबर का अपराध माना जाता है। और 309 में इसको हमने पनिशेबल बनाया है, आईपीसी की सेक्शन 309। इसके आगे हम बात करते हैं कि इच्छा मृत्यु के प्रकार क्या हैं, कितने टाइप की होती है इच्छा मृत्यु। बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है एक्टिव यूथेनेसिया और दूसरा होता है पैसिव यूथेनेसिया। यानी कि एक्टिव यूथेनेसिया यानी सक्रिय इच्छा मृत्यु। तो इसको हम समझते हैं। पहले सक्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है? जब किसी व्यक्ति को लाइलाज कोई बीमारी हो जाए और पीड़ित व्यक्ति डॉक्टर की मदद से मृत्यु करवाता है। इसमें एक एग्जाम्पल जैसे कि हम देखें जहर का इंजेक्शन लगाकर इस तरीके से मृत्यु की जाती है तो वो सक्रिय इच्छा मृत्यु कहलाता है, यानी कि एक्टिव यूथेनेसिया कहलाता है। इसका दूसरा एक और टाइप है, वो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेसिया। तो पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से एक ऐसी बीमारी से पीड़ित है जैसे कि कोमा में है तो उसके परिवार वाले उस व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाते हैं, इच्छा मृत्यु की डिमांड करते हैं। तो उस व्यक्ति को जीवन रक्षक जो उपकरण हैं उनसे हटा दिया जाता है। इसे ही निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। बेसिकली ये उन कंडीशन में लागू होता है जहां कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसका कोई इलाज नहीं है और वो मशीनों के जरिए, मेडिसिन के जरिए ही सिर्फ जिंदा है। ऐसी कंडीशन में ये रूल लागू होता है, यानी कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु जिसे कहते हैं। इसके बाद हम बात करें इच्छा मृत्यु के बारे में तो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इसके महत्वपूर्ण मामले कौन कौन से, इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे मामले आए जिनमें हमने इसे चैलेंज किया, इसके बारे में बताया और क्या ये इंडिया के अंदर वैलिड है क्या नहीं है, इस बात को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो मामला आया मारुति श्रीपति दूबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। बम्बई उच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया गया कि सेक्शन 309 जो हमें आईपीसी की 309 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करती है, ऐसा बम्बई हाईकोर्ट ने कहा। तथा जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल माना। क्योंकि इसका उल्लंघन करती है इसलिए हमने उसको शामिल माना। इस केस में मुंबई हाई कोर्ट ने जीवन का अधिकार जो कि आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट है हर व्यक्ति का, उसके अंतर मरने के अधिकार को भी शामिल माना और कहा कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से मर भी सकता है, ऐसा इस केस में बोला गया। इसके बाद एक और केस आया जिसमें हमने इसको चैलेंज किया, फिर से बोला गया, तो वो था पी रथीनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया यानी भारत संघ। 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डिसीजन दिया और जो जजमेंट पुराने केस में जो दिया था वही जजमेंट को यहाँ पर भी मान्य किया गया। इसमें बोला गया कि प्रमुख मामले में कहा गया कि दांडिक विधियों के मानवीकरण की दृष्टि से
भारतीय दंड संहिता की धारा 309 को विधि के हटा देना चाहिए। यह एक क्रूर और अयुक्त प्रावधान है, अर्थात सेक्शन 309 आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है, उनके कंट्राडिक्शन में है। इस केस में भी ये डिसाइड किया गया कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल है, तो ये तब भी माना गया। लेकिन उसके बाद एक और मामला आया, उस केस ने इस सभी मामलों के जो डिसीजन थे उनके मामलों को उल्टा कर दिया बिल्कुल। तो वो मामला था ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। 1996 में फिर से एक मामले को चैलेंज किया गया और उसमें बोला गया, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि पी रतिनाम का जो मामला था उसमें डिसीजन दिया, उस जजमेंट को ही पलट दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 309 असंवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इसके संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का कोई उल्लंघन नहीं होता इससे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य के मामले से आर्टिकल 21 द्वारा प्रदत्त जो फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू लाइफ यानी कि जीवन का अधिकार, उसमें मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं माना है और बोला कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। 309 आईपीसी जो है बिल्कुल वैलिड है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते, इसको चैलेंज नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकता, ऐसा इस केस में बोला गया। इसके बाद एक और मामला फिर आगे बढ़ा, एक और मामला आया जिसको बोलते हैं अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, ये इतना फेमस केस है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमें मिलता है कि एक्चुअल में क्या इंडिया के अंदर किसी व्यक्ति को अब इच्छा मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार है या नहीं। तो इस मामले में बेसिकली बताया गया कि इंडिया के अंदर इच्छा मृत्यु प्राप्त करना वैसे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अवैधानिक है, लेकिन एक कंडीशन में, सिर्फ एक कंडीशन में उसको इच्छा मृत्यु करने की परमिशन दी जा सकती है। कब? जबकि वो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की दशा में। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु मतलब इस केस में बेसिकली हुआ था कि एक महिला थी, वार्ड बॉय थी हॉस्पिटल के अंदर, उसके साथ रेप किया गया और उसके कुछ चोटें आई जिसके वजह से वो काफ़ी लंबे समय तक कोमा में रही, बहुत लंबे समय तक। और उस दौरान फिर बाद में उसके बारे में उसके हॉस्पिटल वालों ने एक PIL दायर की और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि हाँ उनको इच्छा मृत्यु दी जाना चाहिए, लेकिन पैसिव यूथनेसिया, ना कि एक्टिव यूथनेसिया। क्योंकि पैसिव यूथनेसिया वो लगभग 30-35 साल से ज़्यादा कोमा में रहीं और अब उनके जीवन को समाप्त करना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस कंडीशन में व्यक्ति 30 साल तक रह ले तो बहुत बड़ी कंडीशन होती है कोमा की स्थिति में। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इच्छा मृत्यु की डिमांड करता है, एज ए डिमांड करता है, तो उस कंडीशन में आपको ये प्रोसीजर इसमें दिया, उस प्रोसीजर को आपको अपनाना पड़ेगा, तो ही आपको इच्छा मृत्यु दिलवाई जा सकती है। सबसे पहली बात तो इसके अंदर बोली गई कि जीवन रक्षा प्रणाली को बंद करने का निर्णय माता पिता, पति पत्नी, करीबी रिश्तेदार, दोस्त या फिर डॉक्टर द्वारा लिया जा सकता है। यही लोग इसका डिसीजन ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं ले सकते। दूसरी गाइडलाइन कोर्ट ने दी कि मंजूरी के लिए संबंधित उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगी। जब एप्लीकेशन की जाएगी तो थर्ड कंडीशन आती है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो भी उस समय हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, वो कम से कम 2 जज की एक बेंच का गठन करेगा, यानी कि पीठ का गठन किया जाएगा, जो यह फैसला करेगा कि इनको मंजूरी दी जाए या नहीं दी जाए। अब पीठ भी गठित हो गई तो पीठ क्या करेगी? फोर्थ पॉइंट आता है कि पीठ निर्णय लेने से पहले 3 डॉक्टरों की राय लेने के लिए कमेटी का गठन करेगी। वो 3 डॉक्टर कौन होंगे? उनको भी पीठ गठित करेगी। ये पर्टिकुलर ये 3 डॉक्टर हैं। ये 3 डॉक्टर जब रिपोर्ट पेश करेंगे कि एक्चुअल में उनको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, उस दशा में समिति जब अपनी रिपोर्ट पेश करती है तो उस रिपोर्ट को राज्य को, हाई कोर्ट जो है, स्टेट गवर्नमेंट को और जितने भी उस व्यक्ति की जिसकी इच्छा मृत्यु की डिमांड की गई उसके जितने रिश्तेदार हैं, जो करीबी लोग हैं, उनको भी उसको सर्व किया जाएगा। एक कॉपी उनको भी दी जाएगी। और हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि यदि आप निष्क्रिय इच्छा मृत्यु देना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो रूल हमने बताया, जो प्रोसीजर बताया, इस प्रोसीजर को तब तक पूरे भारत में लागू किया जाए जब तक कि पार्लियामेंट इसके संबंध में एक अलग से लॉ ना बना दे। ऐसा रूल हमें बताया अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। वेरी इंपॉर्टेंट केस है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। इसके बाद एक और केस आया जिस केस ने इस जजमेंट की को भी एक तरीके से निष्क्रिय कर दिया और बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह है कॉमन कॉज रजिस्टर्ड सोसाइटी थी, इसने एक केस लगाया, एक PIL दायर की, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 का ये मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5
न्यायाधीशों की पीठ ने अवधारित किया कि भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु तथा लिविंग विल को मान्य है, जो निम्न तरीके से होगी। लेकिन उसमें भी हमने प्रोसीजर बताया, आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं, आप अपना लिविंग विल बना सकते हैं, लेकिन वो तभी मान्य होगा जब ये प्रोसीजर आपने अपनाया होगा। तो इच्छा मृत्यु हमेशा ही निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कंडीशन में मिलेगी, यानी कि उस कंडीशन में मिलेगी। कौन सी कंडीशन? जो कि पैसिव यूथनेसिया है, ना कि ये। तो अब इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, तो आइए हम एक एक से देखते हैं। सबसे पहले, जिस इंसान ने ये विल करवाई होगी और अगर उस इंसान को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके कारण वो कोमा में चला जाता है या फिर उसके सही होने की कोई गुंजाइश भी नहीं बचती है, तो उस स्थिति में ये बिल मान्य हो जाएगी। दूसरा, इस बिल के बारे में उस व्यक्ति का इलाज कर रहे डॉक्टर को जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद इस बिल पर हस्ताक्षर करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट से इस बिल से जुड़ी प्रामाणिकता जांच कराई जाएगी। थर्ड पॉइंट आता है, बिल को सही पाने के बाद जिस अस्पताल में उस व्यक्ति का इलाज चल रहा होगा, उस अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को इस बिल पर अपना फैसला देना होगा, तो फिर वो मेडिकल बोर्ड उस पर फैसला देगा। फोर्थ आता है, कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक इस बोर्ड में 20 साल के अनुभव वाले विभिन्न डॉक्टर शामिल होंगे या होने चाहिए, और इन डॉक्टरों द्वारा मरीज का परीक्षण किया जाएगा, जिसके बाद डॉक्टरों द्वारा यह तय किया जाएगा कि उस व्यक्ति की बीमारी का इलाज हो सकता है या नहीं, और वो व्यक्ति इस हालत में है कि उसको इच्छा मृत्यु देनी चाहिए या नहीं। इस चीज़ का डिसीजन उस बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, अगर मेडिकल बोर्ड को ये पता चलता है या पता है कि उस व्यक्ति के सही होने की कोई उम्मीद नहीं है और वो व्यक्ति किसी भी तरह का प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है, तो वो बोर्ड उस व्यक्ति की वसीयत को लागू करने की राय दे सकता है। लेकिन वो सिर्फ राय देगा, परमिशन नहीं देगा। उसने राय दे दी अपनी कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। 6 पॉइंट बताता है कि डॉक्टरों की और इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद उस अस्पताल को इस चीज़ की जानकारी अपने एरियाज के संबंधित कलेक्टर को जल्दी से जल्दी देनी होगी। 7 पॉइंट बताता है फिर इसके आगे, ये जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर अपने जिले के चिकित्सा अधिकारी को इस मामले की जांच सौंपेगा और एक चिकित्सा बोर्ड का निर्माण किया जाएगा, जिसे इस केस की जानकारी या इसे केस की जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। फिर क्या होगा? फिर नेक्स्ट हम बताता है, इस बोर्ड के डॉक्टरों द्वारा अस्पताल का दौरा किया जाएगा और अपने इस दौरे के दौरान ये डॉक्टर मरीज की स्थिति की जानकारी लेंगे। अगर मृत्यु की इच्छा रखने वाला व्यक्ति बोलने की स्थिति में हो या होगा तो उससे उसकी राय मांगी जाएगी। वहीं अगर वो बोलने की स्थिति में नहीं है, हालत में नहीं होता है, तो उसके परिवार वालों से बातचीत की जाएगी। 9 फिर उसके आगे और बताते हैं फिर क्या होगा। बातचीत और जांच करने के बाद अगर बोर्ड को लगता है कि उस व्यक्ति को जीवन रक्षक उपकरण से हटा देना चाहिए, तो वह इस बात की जानकारी संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को देगा। अब न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ऐसी जानकारी मिलने के बाद मजिस्ट्रेट अस्पताल में मरीज को देखने जाएगा और इस तरह की चीज़ को सुनिश्चित करने के बाद वसीयत पर अमल करने का आदेश देगा। इसके बाद इस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जाएगी। तो ये प्रोसीजर कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो दिया गया, वो पूरा आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। तो क्या आपको क्या लगता है, क्या इच्छा मृत्यु वैलिड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। तो ये था आज का वीडियो इच्छा मृत्यु के ऊपर। आपको और अगला वीडियो किस पॉइंट पर चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसलिए जिससे आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इस तरीके की जानकारी से फ़ायदा हो सकता है, जो जुडिशरी एस्पिरेंट हैं। तो चलिए मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के टाटा बाय बाय।